हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स पे लेक्चर नंबर 10, वर्क डन ऑन एंड बाय द डाइपोल इन यूईएफ। मीन्स कि जब हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर किया गया काम कितना होता है और उसके द्वारा किया गया काम कितना होता है। ठीक है, क्लास 12 फिज़िक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल पर सारी चीज़ें पढ़ी हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जब उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर टॉर्क कितना लगता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल को विज़िट कीजिए और उन लेक्चर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यानी कि ये हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, उसको जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर किया गया काम कितना होगा और उसके द्वारा किया गया काम कितना होगा। ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, सो जो भी स्टूडेंट्स बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं खासकर 2027 के लिए, तो उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला इसमें हमारा टॉपिक होगा वर्क डन ऑन द डाइपोल और दूसरा टॉपिक होगा वर्क डन बाय द डाइपोल। हम लोग एक एक करके दोनों पर डेरिवेशन को देखेंगे। ठीक है, यानी कि दोनों पर फॉर्मूला को देखेंगे, कैसे उसको डिराइव करते हैं और क्या क्या उसमें एंगल्स होता है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास यहाँ पर है वर्क डन ऑन द डाइपोल। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझिए कि जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को, यहाँ पर हमारे पास ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके पास एक चार्ज होता है यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, तो जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को सपोज हम एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर उसको घुमा देते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो घूमता कैसे है, इस पर हम लोगों ने पहले भी बात किया है कि यहाँ पर हमारे पास होता है एक प्लस क्यू चार्ज और एक होता है माइनस क्यू चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है तो ये क्या करेगा कि इस तरफ फोर्स लगेगा और इस पर माइनस क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो ये क्या करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को घुमाना चाहेगा, यानी कि डाइपोल को कुछ इस तरीके से घुमाना चाहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो है इस तरीके से। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल पर अलग से ऊर्जा दे के इसको हम लोग घुमा रहे हैं उल्टा डायरेक्शन में, यानी कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके उल्टा डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको घुमाना चाहता है प्लस क्यू को नीचे की ओर और माइनस क्यू को ऊपर की ओर, लेकिन हम क्या करेंगे कि प्लस क्यू को इस तरफ से घुमाएंगे ताकि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाए। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पर वर्क डन ऑन द डाइपोल, यानी कि डाइपोल पर किया गया काम कितना होगा। ठीक है, सो लेट्स से हम एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर सपोज एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है इस तरीके से, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और ये हो गया इसका चार्ज, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। इसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, इस तरीके से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि अपने से ये जो प्लस चार्ज है वो उधर ही रहेगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है। ठीक है, यानी कि इस पर फोर्स लगेगा F = QE। और बाय डिफ़ॉल्ट माइनस चार्ज जो है वो उल्टा डायरेक्शन में जाएगा, मतलब उस पर उल्टा डायरेक्शन का फोर्स लगेगा F = -QE। ठीक है, यानी कि इसको F1 और इसको F2 मानते हैं। यानी कि अगर हम किसी डाइपोल को उसके सेंटर के अकॉर्डिंग छोड़ दें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो वो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलली प्लेस हो जाएगा, यानी कि वो जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल वो हॉरिजॉन्टल रूप से वहाँ पे अस्थिर रहेगा, वो घूमेगा नहीं। अब हम चाहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो हॉरिजॉन्टल से घूम के हम उसको कर देना चाहते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे।
तो यहाँ पर अब हमारा इस तरीके से डाइपोल आ गया, इसको हम लोगों ने ऐसे घुमा दिया, और जब यानी कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज आ गया और ये माइनस क्यू चार्ज आ गया, तो जब हम इस डाइपोल को उसके एक्सिस के अकॉर्डिंग घुमा देते हैं तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है, और जैसे ही हम लोग उसको छोड़ते हैं ये वापस टर्न कर जाता है और हॉरिजॉन्टल प्लेस पे आ जाता है। यानी कि ये अगर ऐसा है इस रूप में, जब हम लोग इसको ऐसे घुमा देंगे तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरीके से प्लेस हो जाएगा, और जैसे ही हम लोग छोड़ेंगे ये वापस से अपना पोजीशन को रीगेन कर लेगा। यानी कि एक तो हमारे द्वारा किया गया काम है, और एक जब हम उसको छोड़ते हैं तो वापस से वो अपना स्थिति को रीगेन कर लेता है, सिचुएशन को मतलब वापस पा लेता है, हॉरिजॉन्टल रूप से यहाँ पे प्लेस हो जाता है। ठीक है, सो एक हो गया डाइपोल के द्वारा किया गया काम। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बाहरी ऊर्जा द्वारा यानी कि किसी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन द्वारा कितना किया गया काम होगा इस पर, इसको घुमाने में, इसको एक एंगल से दूसरा एंगल पे चेंज करने में। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझिए, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा, यहाँ पर आप समझिए कि जो अलग अलग एंगल्स होते हैं उस पर पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो डाइपोल का अलग अलग होता है। ठीक है, तो सपोज हमारे पास एक फर्स्ट डाइपोल था, हालांकि डाइपोल इसमें एक ही है, बस एंगल अलग अलग है। तो हमारा ये हो गया, ये जो डॉटेड लाइन है ये हमारा हो गया एक्सिस। ठीक है, इसी एक्सिस यानी कि यहाँ पे होगा थीटा बराबर हमारा 0 डिग्री, इसी से हम लोग एंगल को नापेंगे। अब सबसे पहले क्या था कि हमारे पास ये पहला डाइपोल है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, वो कुछ एंगल पर है θ1 एंगल पे। ठीक है, यानी कि हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं θ1। हम क्या करते हैं कि इस θ1 पोजीशन से डाइपोल को घुमाकर लाना चाहते हैं इस पोजीशन पर। ठीक है, यानी कि θ2 पोजीशन पर लाना चाहते हैं, यानी कि ये वाला एंगल पे लाना चाहते हैं। तो इसको θ1 से θ2 तक घुमाने में कुछ ना कुछ तो काम यहाँ पर लगेगा, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, और उसी वर्क का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझिए कि सबसे पहला बात कि ये एक सर्कुलर मोशन है, ये एक इस तरीके से सर्कुलर मोशन में ये घूमेगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जब किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर टॉर्क लगता है। ठीक है, और टॉर्क का फॉर्मूला भी हम लोगों ने देखा था कि P होता है P क्रॉस E, यानी कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसी टॉर्क के चलते जो टोटल हमारा टॉर्क है ये उल्टा काम करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि इस पर किया गया काम कितना होगा अगर हम लोग इसको θ1 डिग्री से θ2 डिग्री तक घुमाना चाहते हैं तब। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ लिखेंगे वर्क डन ऑन द डाइपोल, वर्क डन ऑन द डाइपोल इन रोटेटिंग फ्रॉम θ1 टू θ2, यानी कि काम जो है किया जाएगा डाइपोल को θ1 से θ2 तक घुमाने में, वो हमारा किया जाएगा W, और ये बराबर, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर छोटा सा काम किया जाता है एक छोटा सा एंगल को घुमाने में, तो वो जो छोटा सा काम है उसको हम लोग कहते हैं dW। ठीक है, यानी कि एक छोटा सा एंगल, यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देते हैं कि रोटेटिंग फ्रॉम θ1 टू θ2, तो सबसे पहले तो छोटा सा काम किया जाएगा। तो वर्क का एक फार्मूला होता है रोटेशन में, मतलब सर्कुलर मोशन में, टॉर्क इनटू एंगल, टॉर्क इनटू थीटा। ठीक है, जैसे कि एक लीनियर मोशन में वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स होता है एक्चुअली एक लीनियर फोर्स, और टॉर्क होता है बेसिकली एंगुलर फोर्स। ठीक है, यानी कि जब उसमें एंगल शामिल हो जाएगा तो वो टॉर्क कहलाएगा। उसी तरीके से एस होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, और जो थीटा होता है यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो जब
लीनियर काम की बात आए, जैसे सपोज एक वस्तु है वो लीनियरली मूव कर रहा है, तो उस पर जो काम किया जाएगा वो हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये हम लोगों ने क्लास 11 फिजिक्स में पढ़ा था। एंगुलर फोर्स भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो टॉर्क होता है इंटू थीटा वो बराबर होता है हमारा किया गया काम के बराबर। सो यहाँ पर आप बताइए कि सबसे पहले अगर इसको छोटा सा एंगल घुमाना हो डी थीटा, तो क्या इस पर काम किया जाएगा टॉर्क इंटू डी थीटा? ऑफकोर्स उतना ही काम किया जाएगा। सो इन सब चीज़ों को हम इरेज कर देते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें क्लास 11 की चीज़ें हैं, आपको ये सब पता होने चाहिए, ठीक है। सो जो छोटा सा काम किया जाएगा वो हो जाएगा टॉर्क इनटू एंगल। अब छोटा सा एंगल में घुमाने में छोटा सा ही काम किया जाएगा। सो रोटेटिंग, यहाँ पर हम फ्रॉम, यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख देते हैं रोटेटिंग डी थीटा, ठीक है। यानी कि डी थीटा घुमाने में इस पर किया गया काम जो है वो हो जाएगा डी डब्ल्यू बराबर टॉर्क इंटू डी थीटा। अब अगर हम चाहते हैं रोटेटिंग फ्रॉम कि इसको थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाएं, ठीक है, थीटा 1 से थीटा 1 टू थीटा 2, सो हम क्या करेंगे कि इंटीग्रेट कर देंगे। सो अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं तो दोनों साइड करते हैं, सो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन इन डी डब्ल्यू और बाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क इंटू डी थीटा। और साथ ही साथ हम लोगों को यहाँ पर वो लिमिट भी रखना पड़ेगा जहाँ से लेकर और जहाँ तक हम लोग डाइपोल को घुमा रहे हैं, यानी कि हम लोग इसमें एंगल को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो एंगल का हम लोगों को यहाँ पर लिमिट लिखना होगा। तो यहाँ पर हम लोग थीटा 1 से इसको जोड़ रहे हैं थीटा 2 तक, तो थीटा 1 हमारा लोअर लिमिट हो जाएगा और थीटा 2 यहाँ पे अपर लिमिट हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इंटीग्रेशन का यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे जो मैथमेटिक्स है वो थोड़ा हाई लेवल का है, इसीलिए यहाँ पर मेरा एक सजेशन है कि आप लोग इंटीग्रेशन का जो बेसिक रूल है वो आप लोगों को यहाँ पे आप पढ़ के आइएगा, मतलब ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हालांकि क्लास 12th में मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन पर पूरा एक चैप्टर ही है, आप लोगों को उसको पढ़ना है और 12th क्लास में बोर्ड के एग्ज़ाम में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसी का एक एप्लीकेशन आता है फिज़िक्स में, यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पर वर्क का फॉर्मूला निकालते हैं। सो यहाँ पर आप समझिए कि जो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू है, जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं तो डी डब्ल्यू कहने का मतलब होता है छोटा सा काम, और छोटा सा काम को जब हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, यानी कि इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट कहने का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, जोड़ना। सो जोड़ने कहने का मतलब हुआ कि छोटा छोटा काम जुड़ के एक नेट काम बन जाएगा हमारा, जिसको हम लोग कहेंगे डब्ल्यू फॉर वर्क। सो एक छोटा सा काम था तो हमने डी डब्ल्यू लिखा, एक बड़ा सा काम हो गया तो जोड़ जोड़ के वो हो गया डब्ल्यू। अब राइट हैंड साइड में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग एंगल को इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टॉर्क का फार्मूला लिख देते हैं, ये हो जाएगा थीटा 1 से थीटा 2। टॉर्क का फार्मूला हम लोग जानते हैं, ये होता है पी ई साइन थीटा, ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में देख रखा है, इनटू क्या हो जाएगा डी थीटा। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन का नियम है कि जिस चीज़ को इंटीग्रेट कर रहे हैं सिर्फ वही वाला कंपोनेंट बचेगा, बाकी उसके लिए कांस्टेंट की तरह काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग एंगल को इंटीग्रेट कर रहे हैं, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों ने वर्क को इंटीग्रेट किया था तो डब्ल्यू बना, राइट हैंड साइड में हम लोग एंगल को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो साइन थीटा भी तो एंगल ही है, तो ये वाला कंपोनेंट यहाँ पे रहेगा। लेकिन डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड ये एंगल नहीं है, तो ये कांस्टेंट हो गया, इसके लिए एंगल के लिए ये कांस्टेंट, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो जब वर्क का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा P इंटू ई थीटा 1 थीटा 2 और सिर्फ अंदर बच जाएगा साइन थीटा इंटू डी थीटा। सो जब डी थीटा को इंटीग्रेट किया जाता है तो पी ई उसके लिए कांस्टेंट हो जाता है और वो इंटीग्रेशन के बाहर चला जाता है। ये नियम है कि इंटीग्रेशन सिर्फ उसी का होगा जो यहाँ पे डी में लगा होगा, बाकी जो अदर कंपोनेंट्स हैं वो उसके लिए कांस्टेंट की तरह होता है, आप उसको एज इट इज़ बाहर निकाल सकते हैं। अगर वो मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लिकेशन में बाहर निकालिए, और डिवीजन में है तो डिवीजन में ही बाहर निकालिए। अब इसके आगे आप देखिए कि वर्क का फॉर्मूला आ जाएगा हमारा पी ई। अब साइन थीटा का डी थीटा के रिस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन होता है, साइन थीटा का डी थीटा के रिस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, आप लोगों को इसको ध्यान में रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। सो यहाँ पर जो साइन थीटा का इंटीग्रेशन करके आएगा वो आ जाएगा माइनस कॉस थीटा के बराबर।
ठीक है। लेकिन सिर्फ हमें इतना ही नहीं रखना है, हमें यहाँ पे लिमिट भी देनी है। तो लिमिट वाला जो इंटीग्रेशन होता है उसमें हम लोग जो अब लोअर लिमिट है यानी कि नीचे वाला और हायर लिमिट है ऊपर वाला, सो इसको हम लोग यहाँ θ1 और θ2 के रूप में लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग हायर लिमिट का वैल्यू पुट करके लोअर लिमिट के वैल्यू से घटा देते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे W बराबर फॉर्मूला आता है माइनस, अब क्या करेंगे कि एक बार θ2 रखेंगे जो सबसे पहले हायर लिमिट है और फिर रखेंगे θ1 और दोनों को आपस में घटा देंगे। सो घटाने कहने का मतलब हुआ कि सबसे पहले हम यहाँ पे cos θ2 रखेंगे, उसके बाद माइनस का साइन देंगे और फिर माइनस cos θ में थीटा की जगह पे θ1 रख देंगे। ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सपोज़ हमारे पास ये एक नंबर लाइन है, इसमें यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 3 4 5 6 है। ठीक है। अब अगर सपोज़ ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये लोअर लिमिट पर है 2 और ये हायर लिमिट पे है 6। अगर हमको पता करना हो कि ए से बी के बीच में दूरी कितना है तो हम क्या करेंगे, 2 से 6 के बीच में कितना यूनिट है, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे 6 में से 2 घटा देंगे 4 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो हमारा डिस्टेंस है वो 4 यूनिट का है। अब ये हम लोगों ने कैसे ज्ञात किया, जब हम लोगों ने 6 में से 2 को घटा दिया, यानी कि हायर लिमिट में से हम लोगों ने लोअर लिमिट को घटा दिया, तब हमारा जो बीच वाला जो मतलब डिस्टेंस है वो हमें पता चल गया। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर हायर लिमिट है θ2 और यहाँ पर लोअर लिमिट है θ1। सो इन दोनों के बीच में कितना एंगल है ये तो हमें तभी पता चलेगा जब हम लोग इसको हायर लिमिट रखेंगे और फिर लोअर लिमिट रखेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने हायर लिमिट रखा, यहाँ पे लोअर लिमिट रखा और हायर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा दिया। सो यहाँ पे W का फॉर्मूला आ जाएगा PE मल्टीप्लाइड बाय माइनस cos θ2 और ये माइनस इंटू माइनस यहाँ पे हो जाएगा +1, सो प्लस cos θ1। तो W का यहाँ पे फॉर्मूला आ गया PE cos θ1 माइनस cos θ2, ये प्लस में है वो माइनस में। ठीक है। ये आ गया हमारा वर्क डन का फॉर्मूला। अब इसी में अगर हम लोग कंडीशंस को रखें कि θ1 कितना है और θ2 कितना है, तो अलग अलग कंडीशन के लिए हम लोग अलग अलग फार्मूला निकाल सकते हैं। सो जैसे सपोज़ यहाँ पे हमारे पास ये जो हमारा पिक्चर था, इसमें हम लोगों ने डाइपोल को θ1 से उठा के θ2 पर रखा, यानी कि डाइपोल पहले से ही θ1 पे था, तो इसलिए हम लोगों ने लिमिट में भी θ1 और θ2 को यहाँ पर प्लेस किया था। लेकिन सपोज़ अगर डाइपोल अपने हॉरिजॉन्टल स्थिति में, रिलैक्स स्थिति में रहे और वहाँ से यानी कि θ बराबर 0 डिग्री से रहे, सो हमारा जो θ1 हो जाएगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। वहाँ से उठा के अगर हम लोग इसको कुछ एंगल पे ले आएँ, θ पे ले आएँ सपोज़, तो उस केस में किया गया काम कितना होगा। ठीक है। सो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो वर्क का फार्मूला है PE cos θ1 माइनस cos θ2, यहाँ पर हम लोग उस फार्मूले को एक बार लिख देते हैं PE cos θ1 माइनस cos θ2। अब कंडीशन कि अगर θ1 0 डिग्री हो, 0 डिग्री कहने का मतलब हॉरिजॉन्टल से शुरुआत हो रहा हो, ठीक है, और θ2 जो है वो कोई एंगल हो θ, ठीक है, यानी कि ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है एक इस तरीके से, और यहाँ पर जो हमारा डाइपोल है इस तरीके से वो रखा हुआ है, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। अब ये θ बराबर 0 डिग्री एंगल है। एंगल किसके किसके बीच में, तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। हम लोग जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट जो होता है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज के बीच में होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाइपोल मोमेंट के पैरेलल है, यानी कि माइनस क्यू से प्लस क्यू इधर है हमारा डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है। सो इन दोनों के बीच में जो एंगल यहाँ पे बनता है वो 0 डिग्री बनता है अगर हॉरिजॉन्टली प्लेस है तो इस केस में हमारा जो शुरुआती एंगल है यानी कि θ1 वो θ1 बराबर 0 डिग्री। उसी तरीके से अगर हम लोग इसको 0 डिग्री से उठा के किसी एंगल पे ले आते हैं तो यहाँ पे जो सेकेंड एंगल है θ2 वो कोई एंगल होगा θ। सो इसको हम लोग ने लिया है θ2 इक्वल टू θ। तो अब इस वैल्यू को अगर हम लोग वर्क के फॉर्मूला में प्लेस कर दें, सो देयरफॉर तो वर्क के बराबर आ जाएगा PE cos और θ1 की जगह 0 डिग्री माइनस cos θ2 की जगह कोई एंगल
अब इसको θ1 या θ2 मानने का ज़रूरत नहीं है, एक तो हमारा 0 डिग्री हो गया, दूसरा कोई एंगल हो गया। सो वर्क बराबर हो जाएगा PE, और यहाँ पे कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1 और कॉस थीटा का वैल्यू कॉस थीटा। सो यहाँ पे ये हमारा मेन फार्मूला आ गया वर्क डन का। ठीक है, इसको आप स्टार लगा लीजिए। बहुत ही इजी है वर्क का फार्मूला को डिराइव करना, सिर्फ आपको समझना है कि कहाँ से कहाँ तक काम हो रहा है। साथ ही साथ अगर आप लोग वर्क का फार्मूला आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि वर्क इज़ नथिंग बट टॉर्क इनटू एंगल, टॉर्क इनटू थीटा। ये एंगुलर मोशन में यानी कि सर्कुलर मोशन में ख़ास तौर पर ये होता है। सो उसी फार्मूले से हम लोगों ने ये फार्मूला डिराइव किया, वर्क इज इक्वल टू PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो सपोज़ अगर हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि सपोज़ हम लोग किसी डाइपोल को 0 डिग्री से 30 डिग्री तक घुमाना चाहते हैं। ठीक है, एक डाइपोल है हमारे पास जिसका चार्ज है -Q और एक है +Q, उसको हम लोग 0 डिग्री से 30 डिग्री तक घुमाना चाहते हैं। तो जो काम किया जाएगा यहाँ पे सबसे पहले θ1 हो जाएगा 0 डिग्री और θ2 हो जाएगा 30 डिग्री। साथ ही साथ डाइपोल मोमेंट का वैल्यू भी आपको दिया हुआ है। सपोज़ हमारे पास यहाँ पे एक पिक्चर ले लेते हैं, सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा एक डाइपोल जिसमें -2 कूलम चार्ज है और +2 कूलम चार्ज है। ठीक है, और डिस्टेंस है यहाँ पर लगभग 4 × 10⁻² मीटर। ये हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस। ठीक है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रखा गया है यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका वैल्यू है आपके पास 4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, 4 न्यूटन पर कूलम। तो ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। तो यहाँ पे आपको ज्ञात करना है कि इस पर किया गया काम कितना होगा। सो किया गया काम का जो वैल्यू हो जाता है वो हो जाता है PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सो P का वैल्यू क्या होगा? P का वैल्यू हम जानते हैं कि ये होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा के बदले हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज है, चार्ज का एक्चुअली मैग्नीट्यूड है 2 कूलम। सो यहाँ पे रख देंगे 2 इंटू डिस्टेंस हमारा है 4 × 10⁻² मीटर। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, ऐसा यूनिट को हम लोग थोड़ा साइड रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे 4 न्यूटन पर कूलम। लास्ट में तो हमारा वर्क का ऐसा यूनिट जूल ही आएगा। उसी के साथ साथ इंटू में 1 माइनस कॉस 30 का वैल्यू होता है यहाँ पे √3/2। सो यहाँ पे हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सभी को मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यू निकाल सकते हैं कि ये हो जाएगा 16 × 32 × 10⁻², और ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस √3 और बाई 2 से यहाँ पे कट जाएगा 16, और 16 को आप इनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 16 2 माइनस √3 × 10⁻², इतना हो जाएगा हमारा जूल। तो इस तरीके से अलग अलग डाइपोल का अलग अलग डाइपोल मोमेंट, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला रख के, और कौन से एंगल से लेकर कौन से एंगल तक हम लोग थीटा को मतलब डाइपोल को घुमा रहे हैं, उस पर हम लोग वर्क को निकाल सकते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट पता हो, P, इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो, साथ ही साथ 2 एंगल्स पता हो कि कहाँ से लेकर इसको कहाँ तक घुमाया जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर बाहर किसी एंटिटी द्वारा किए गए काम को निकाल सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कि वर्क डन बाय द डाइपोल कितना होगा। ठीक है, वर्क डन बाय द डाइपोल मीन्स कि अगर सपोज़ यहाँ पर हम लोगों ने इसको θ1 से θ2 तक घुमाया था। ठीक है, तो उसका वर्क का फार्मूला हमारा आया था PE cos θ1, यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख देते हैं, वर्क का फार्मूला वर्क बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2, ये आया था हमारा फार्मूला जब हम लोग इसको θ1 से θ2 तक घुमाए थे। तो ये ठीक उसका उल्टा ऊर्जा लगाएगा वापस से उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए।
ठीक है। सो जब θ1 से इसको θ2 तक घुमाया गया था तो इसका वर्क का फॉर्मूला था जो हमारे द्वारा किया गया था PE इंटू कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। यही अगर θ1 इसका 0 डिग्री हो तो हम लोग इसको पुट कर सकते हैं कॉस θ1 की जगह 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस θ2। लेकिन यही अगर हम लोग वर्क डन बाय द डाइपोल करें तो मामला ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग डाइपोल के द्वारा किए गए काम को निकालें सो यहाँ पे θ2 से अब ये क्या करेगा कि θ1 पर वापस आएगा। हम लोगों ने तो इसको उठाकर θ1 से θ2 तक रख दिया, अब जैसे ही छोड़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अपना काम करेगा, वो उस पर फोर्स लगाएगा, टॉर्क लगाएगा और इसको इस तरीके से घुमा देगा। तो घुमाएगा तो ये इस वापस से अपनी स्थिति को रिगेन करेगा। सो इस बार क्या है कि ये θ2 से घूम के ऐसे θ1 पे आएगा। तो इसका जो अब काम है वो ठीक हमारे द्वारा किए गए काम का उल्टा हो गया। यानी कि अगर हम लोग यहाँ लिखना चाहें कि वर्क डन बाय द डाइपोल कितना होगा, वर्क डन बाय द डाइपोल, तो इसके लिए भी हम डेरिवेशन कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इसका डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय द डाइपोल यानी कि W डैश का जो वैल्यू आ जाएगा वो ठीक W का निगेटिव होगा, यानी कि हमारे द्वारा किए गए काम का निगेटिव होगा। सो हमारे द्वारा किया गया काम कहने का मतलब कि वर्क डन बराबर यहाँ पे आ जाएगा माइनस P इंटू ई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ठीक है, माइनस हम लोगों ने लगा दिया। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हम लोग माइनस को अंदर एंगल से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा PE, तो ये जो वैल्यू है cos θ1 और cos θ2 का जो पोजीशन है वो बदल जाएगा। माइनस के साथ गुना होते ही ये हो जाएगा cos θ2 पहले, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, और माइनस cos θ1 बाद में। सो एंगल हमारा जो है वो बदल गया, cos θ2 माइनस cos θ1, क्योंकि इस केस में जो हमारा ये सेकंड केस है, ये तो हमारा फर्स्ट केस था जब θ1 से θ2 तक जा रहा था। ठीक है, लेकिन ये हमारा सेकंड केस है जिसमें θ2 से अब डाइपोल जा रहा है θ1 तक। ठीक, तो अब क्या है कि ऐसा तो नहीं है कि डाइपोल θ2 से मूव करेगा θ1 तक और यहाँ पे आके रुक जाएगा, वो तो मैक्सिमम रिलैक्स तक जाएगा ना, जहाँ पर उसको लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी मिले वहाँ तक वो जाएगा। यानी कि वो तब तक ऐसे घूमेगा जब तक कि वो हॉरिजॉन्टल स्थिति में, इस स्थिति में ना आ जाए। तो यहाँ पे जब आ जाएगा यानी कि इसका माइनस चार्ज यहाँ पे और प्लस चार्ज यहाँ पे, तब जाके वो यहाँ पे रिलैक्स हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी थीटा है θ2 उसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, तो वो थीटा 0 डिग्री पर आके ही रुकेगा। यानी कि हमारा जो केस है, कंडीशन है कि θ2 जो होगा वो हमारा कोई एंगल होगा थीटा, और जो हमारा लास्ट एंगल है यानी कि जहाँ पे आके रुकेगा θ1 उसको हम लोग ने माना है 0 डिग्री। तो जब हम लोग इन्हीं दो वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारा जो वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा PE, θ2 के बदले हम लोग रख देते हैं cos थीटा और θ1 की जगह 0 डिग्री, सो यहाँ पे रख देंगे cos 0 डिग्री। सो ये फार्मूला हमारा आ गया W डैश इज इक्वल टू PE cos थीटा माइनस 1। ठीक है, अब आप देखिए कि जो डाइपोल के द्वारा किया गया काम है बाय द डाइपोल, वो ठीक हमारे द्वारा किया गया काम का बिल्कुल उल्टा है। यानी कि cos थीटा माइनस 1 है। अगर आप ऊपर देखें यहाँ पर तो हमारे द्वारा जो किया गया काम था वो था PE 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, यानी कि ठीक उसका निगेटिव यहाँ पे। तो ये फार्मूला भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आए कि अगर किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस पर किया गया काम कितना होगा, तो उस पर किया गया काम जो होगा किसी बाहरी एंटिटी द्वारा वो हो जाएगा PE इंटू 1 माइनस cos थीटा। वहीं पे अगर बात किया जाए कि डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसके द्वारा कितना काम किया जाएगा, तो उसके द्वारा काम किया जाएगा PE cos थीटा माइनस 1। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये दोनों फार्मूला जो है वो समझ में आया होगा कि जब डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो कैसे घूमता है और कैसे उस पर काम होता है, कैसे बाहरी एंटिटी द्वारा उस पर काम किया जाता है और कैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल उसका मतलब रिफ्लेक्ट करता है अपने पोजीशन को और वापस से अपने हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाता है 0 डिग्री पे। तो दोनों का फार्मूला आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी परेशानी है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है,
इन सारे टॉपिक्स को आप लोग नोट्स में लिखते जाइए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इस पे ऑब्जेक्टिव से लेके सब्जेक्टिव तक बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे और भी लेक्चर्स आएंगी जिनमें हम लोग पढ़ेंगे कि जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रख दिया जाता है तो उस पर पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी U कितना बनता है। ठीक है, उसका फार्मूला देखेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो का जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन के दिए गए लिंक पे मिल जाएगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे PDF का लिंक होगा, उसको आप क्लिक कीजिए। आप लोग टेलीग्राम पर डायरेक्ट हो जाइएगा और वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो में इसी तरीके से बने रहिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही साथ क्लास 12th में, चाहे वो बिहार बोर्ड से हो चाहे वो CBSE बोर्ड से हो, जिनको भी इसकी ज़रूरत है इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड, साथ ही साथ क्लास 12 फिज़िक्स का जो चैप्टर 1 है उससे रिलेटेड, तो आप लोग इन सभी वीडियोस को, चाहे ये वाला वीडियो हो लेक्चर 10 या इससे पहले वाला वीडियो हो, उन सभी लेक्चर्स को आप लोग दूसरे स्टूडेंट्स को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।